हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? बहुत लोग का कमेंट एक आ रहा था, सबसे महत्वपूर्ण कमेंट आ रहा था, बहुत दिन से ही कमेंट आ रहा था, लेकिन मैं आज उस कमेंट को पूरा करने जा रहा हूं। तो आप लोग बस से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे पूरी तरह से बने रहिए, क्योंकि मैं आज आप लोग को कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो लाइफ के बारे में जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपके बारे में बताने वाले हैं कि हमारे लाइफ में कौन से सिस्टम जो होते हैं। बहुत सारे लोग को कमेंट कर रहे थे कि क्या नसबंदी होने के बाद भी पीरियड आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसी तरह से चल रहा था। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। तो मैं आज आप लोग को 3D एमिनेशन से आपको समझाऊंगा, पूरी तरह से आपको सर्टिफाइड कर दूंगा। तो इसलिए आज वीडियो पर है, पूरी तरह से बने रहिएगा कि क्या किसी भी व्यक्ति को जब नसबंदी हो जाते हैं, किसी महिला के नसबंदी हो जाते हैं, तो क्या उनमें पीरियड आते हैं या नहीं आते हैं। वो आते हैं तो कैसे आते हैं, नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं। तो मैं उसी को आज पूरी तरह से खुलासा करने वाला हूं कि क्यों कैसे पीरियड आते हैं, पीरियड आने के कारण क्या होते हैं, कैसे, है ना। चलिए हमें एक एक टॉपिक को आप लोग के साथ शेयर करूंगा। एकदम ध्यान से आप लोग एकदम फोकस करके देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को बोर्ड पर के साथ साथ आपको क्या करेंगे, एक पिक के माध्यम से 3D एनिमेशन के माध्यम से आप लोग को बताने की हम प्रयास करेंगे। तो चलिए हम करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है, क्या नसबंदी होने के बाद भी महिलाओं में पीरियड आते हैं। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, जरा आप थोड़ा सा इस पिक्चर को जरा देखिएगा कि ये महिलाओं को हम लोग का एक का बना दिए, पूरे सिस्टम को बना दिए, जनन अंग को बारे में बता दिए। थोड़ा सा बारे में, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बेहतर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि यही बेहतर आपको पहले, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा पूरा जो सिस्टम हो गया। और ये आपका जो, ध्यान दीजिएगा, नाम भी लिखते हैं, इसका नाम है फैलोपियन नली, ठीक है। इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब, इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब है। और ये आपका हो गया गर्भाशय हो गया। ये क्या हो गया आपका, गर्भाशय हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका गर्भाशय हो जाएगा। और ये आपको जो दिख रहा होगा, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपका अंडाशय हो गया, ठीक है। यानी ये आपका क्या हो गया, ओवम हो गया। क्या हो गया, ओवम हो गया। इतना आप लोग को बस बेहतर जानकारी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यही जानकारी, ठीक है। अब मैं उसके बाद अब बात करता हूं। तो सबसे पहले आपको होना चाहिए, गर्भाशय में देखिएगा कि 3 को जो परत होता है, आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि जो बाहरी तरफ जो होता है, इसको बोलते हैं प्रीमेट्रियम बोलते हैं। यही मेन पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण भाग। अगर जो व्यक्ति अगर समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो उनको कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को विकास कौन करता है। पीरियड का अगर नसबंदी होता है तो सबसे पहले कौन सी भाग को काटा जाता है, वे तीनों में से कौन सी भाग को काटा जाता है। उसके बाद कौन सा जो भाग होता है वो शिशु को क्या करता है, विकास करता है। कौन क्या अंडे का निकालने के काम करता है। हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बाहर की जो भाग अब दिख रहा होगा, उसका नाम है प्रीमेट्रियम। बीच वाला जो आपको भाग जो दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम बोलते हैं। और जो लास्ट वाला अंदर वाले जो भाग, उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम होते हैं। और ये जो हमारा जो पूरी जो जनन अंग जो होता है, यानी अंडाशय जो होता है, यानी गर्भाशय, ये आपका दोनों अंडाशय हो गया और ये आपका बीच का गर्भाशय हो गया। और ये जो दोनों होते हैं, ठीक है, वो फैलोपियन जो होते हैं, वो हमारे जो जनन अंग में जो होते हैं, महिलाओं में जो होते हैं, 2 फैलोपियन नली होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं। वो क्या करते हैं, दोनों तरफ से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, यानी दोनों पट्टी से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। और दोनों के जुड़ने के बाद क्या होता है कि इसके लास्ट में लिखिएगा कि झालर जैसा होता है। क्या करता है, झालर जैसा। और उसके ऊपर वाले जो हम लोग जो है, ये फिम्बरी है। अब फ्रिम्बरी क्या करता है, ध्यान दीजिएगा कि वो फ्रिम्बरी क्या करता है कि वो अंडाशय को क्या करता है, वो ध्यान दीजिएगा, इसी अंडाशय से जो होता है वो अंडे निकलते हैं। क्या करते हैं, निकलते हैं, ठीक है। यानी क्या करता है, निकलता है। और वो झाली जो है ना, जाल जैसा रहता है, और वो क्या करता है, उसको खींचने के काम करता है। क्या करता है, खींचता है। और खींचने के बाद ध्यान दीजिएगा कि ये जो अंडाशय जो होते हैं, वो कितने जोड़े में होते हैं, एक जोड़े में होते हैं। यानी एक लेफ्ट साइड होते हैं और एक क्या होते हैं, राइट साइड है ना, राइट साइड होते हैं। ये क्या करता है कि अगर हम लोग जो झालर जो होता है, उसको क्या करता है, वो खींचने का काम करता है। और वो कौन करता है, अंडाशय से जो अंडाणु जो है वो निकालने का कौन काम करता है, वो फ्रिम्बरी करता है। 12th क्लास में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कहते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि एक छोटी सी अगर बच्ची के भी अगर जन्म होता हो, अगर एक छोटी सी बच्ची के भी अगर जन्म होता है, तो उसमें भी क्या होते हैं, अंडे निकलते हैं। क्या होते हैं, उसमें भी अंडे निकलते हैं, लेकिन वो अंडे क्या हो पाते, है ना, मिच्योर फेक्स में नहीं होते। वो विकसित मिच्योर फेक्स में नहीं होते, यानी विकसित नहीं हो पाते। जैसे मैं आप लोग को छोड़ना थोड़ा सा टॉपिक लेकर बताऊं कि मान के चलो कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की काम करते हैं कि जैसे देखिएगा पीरियड के जो होता है, कि मान के चलो कि यहां से जो हो गया, एक हो गया, ये जो पहला दिन पीरियड का कौन सा दिन हो गया, पहला दिन। ध्यान से समझिएगा, एक एक टॉपिक को समझा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलो कि 5 दिन का, तो ये 5 दिन का या 4 दिन का भी होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही में जो हमारा जो क्रिया करता है, वही हमारा जो क्या करता है, वो कहें या पीरियड के काम करते हैं, वही हमारा क्या करता है, वो कितने दिन, 1 से लेकर 5 दिन का रहता है। कितने दिन का रहता है, 1 से लेकर 5 दिन का होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर उसके बाद हम लोग कहते हैं अगले 14वें दिन, कितने दिन, 14वें दिन,
तो 14वें दिन जब होते हैं तो 14वें दिन वो क्या करते हैं, एवोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, एवोल्यूशन की क्रिया होते हैं। ध्यान दीजिएगा किसका होता है, एवोल्यूशन की क्रिया होता है। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया, यानी अंडो उत्सर्ग होता है। क्या होता है, अंडो उत्सर्ग की क्रिया होता है। किसकी क्रिया होता है, अंडो उत्सर्ग की क्रिया होता है। किसकी क्रिया होता है, अंडो उत्सर्ग की क्रिया होता है। यह ध्यान दीजिएगा ग्राफ के कि एक से जो प्रथम जो पहला जो पीरियड का होता है वो एक से लेकर कितने दिन का होता है, 5 दिन का होता है। लेकिन 14वें दिन जो होता है वो एवोल्यूशन होता है, अंडे उत्सर्ग का क्रिया होता है। जिससे जो ध्यान दीजिएगा, इससे जो निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिससे हमारा हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। और ये हार्मोन जो ध्यान से सुनिएगा, हार्मोन 2 रूप में निकलते हैं हमारे शरीर से। जब ये 14वें दिन जो होता है एवोल्यूशन के जो क्रिया होता है उसमें से हमारा दो प्रकार के हार्मोन निकलता है। पहला जो हार्मोन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है LHS होता है। ठीक है, और दूसरा होता है LH होता है। दो हार्मोन यानी फोलिकस, एल से हो गया, फोलिकस हो गया, एच से जो होता है यानी क्या होता है, एस्कुलेटिंग हार्मोन होता है। और ये जो काम करता है, ये हार्मोन जो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा जो हार्मोन जो करता है कि वो अंडे का मिच्योर करता है, यानी तैयार करता है। अंडे की क्या करता है, पूरी तरह से मिच्योर करता है। नाइज लिक्टियोनाइज हार्मोन कहते हैं, लिक्टियोनाइज हार्मोन कहते हैं। और वो क्या करता है, अंडे को रिलीज करता है, यानी अंडे को बाहर निकालने के काम करता है। यानी कि अब एक लाइन में कहे कि LHS जो होता है वो अंडे की म्यूच्योर करता है, तैयार करता है। और LH हार्मोन जो होता है वो अंडे को रिलीज करता है, निकालने के काम करता है। कौन करता है, निकालने के है। जैसे ग्राफ मैं यहां पर बनाऊं कि जैसे एक आपको ग्राफ बना लेते हैं, ध्यान से एकदम समझिएगा, आज समझने की ही क्लास है। जैसे मान के चलो कि 115 डे लिए हैं और कितने दिन तक लग रहा है, 14 दिन तक। तो इस प्रकार से जब ग्राफ चलता है, जैसे ही 14 दिन पर आता है वो ग्राफ क्या हो जाता है, उठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। ये जो क्रिया करता है वो कौन सा दिन का करता है, वो 14वें दिन का करता है। कितने दिन का करता है, यानी 14वें दिन का करता है। क्या करता है, 14वें दिन में जो ग्राफ जो होता है वो उठ जाते हैं। यानी जनन अंग में जो होता है, गर्भाशय में जो होता है वो 3 प्रकार का है ना, 3 प्रकार के क्या होते हैं, गर्भाशय में 3 प्रकार के लेयर होते हैं। और 3 लेयर का समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 12th क्लास में बताया जाता है, बट उतना बताया नहीं जाता जितना का हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा कि 3 प्रकार के हमारा क्या होते हैं, लेयर होते हैं। पहला जो आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, पहला अगर हम लोग बात करते हैं, नीचे से बात करेंगे, पहला में हमारा जो हो गया प्रीमेट्रियम हो गया, यानी प्रीमेट्रियम का मतलब बाहर वाले भाग हो गया। दूसरा में हमारा हो गया मायोमेट्रियम हो गया। तीसरा में हमारा हो गया एंडोमेट्रियम हो गया। ठीक है, यही तीनों है ना, पूरा जो जनन अंग की क्रिया है इसी पर हम लोग को क्या है, चलता है। अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करते हैं नसबंदी की बात, ठीक है, तो नसबंदी में अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सबसे बाहर जो होता है प्रीमेट्रियम। ऐसा क्वेश्चन बहुत करता है कि ठीक है कि नसबंदी के दौरान जब सबसे पहले जो होता है वो किस जो होता है किस भाग को काटा जाता है, किस है ना, किस स्थान को काटा जाता है, तो किसको काटा जाता है, प्रीमेट्रियम को क्या कर दिया जाता है, कट लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कट लगा दिया जाता है। और जो होता है वो बाहर की भाग होता है। या ऐसे भी कहता है कि नसबंदी के दौरान सबसे पहले कौन सी भाग को काटा जाता है, तो प्रीमेट्रियम भाग को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। बीच वाले जो होता है आपको क्या होता है, यानी जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम होते हैं। कौन सा मेट्रियम होते हैं, मायोमेट्रियम होते हैं। वो मायोमेट्रियम क्या करता है, ध्यान दीजिएगा कि वो बीच के भाग होता है जो बच्चे को क्या करता है, जब यूट्रस ब्लैडर में, जब गर्भाशय में जब शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाता है, बन जाते हैं, तो वो क्या करता है, यानी प्रसव के दौरान जो होते हैं, जन्म लेते समय क्या करता है कि वो शिशु को क्या करता है, वो बाहर रिलीज करता है। यानी कहने का मतलब जो होता है कि लेबर पेन्स में मदद करता है। क्या करता है, लेबर पेन्स में क्या करता है, वो मदद करता है। यानी शिशु को बाहर निकालने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और सबसे जो हो गया, ध्यान दीजिएगा, उसके लास्ट जो आपको मिल रहा है एंडोमेट्रियम क्या करता है कि एंडोमेट्रियम जो होता है कि गर्भाशय में जो शिशु बनता है, गर्भाशय में जो शिशु बनता है वो क्या करता है, शिशु को क्या करता है, ऊर्जा देता है, पोषक यानी क्या करता है, पोषक पदार्थ प्रदान करता है, बच्चे को खाना देता है। क्या करता है, बच्चे को खाना देता है। अब तो इतना रह गया, इसके बारे में बात रह गया। अब हमारा मुख्य रूप से अब ध्यान दीजिएगा कि अगर स्त्रियों में जो क्रियाएं जो होते हैं, क्या होते हैं, ये जो क्रियाएं जो होते हैं, आवर्त चक्र की जो क्रियाएं होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये आपका इधर से देखते हो, उधर से लाइट लग रहा है, तो इधर से देखिएगा कि अंडाशय हो गया। ठीक है, अंडाशय से जो क्या करते हैं वो अंडानी निकलते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा। और निकालने की कौन काम करता है, वो प्रिमरी करता है। ठीक है, और निकलता है जैसे ही अगर मान के चलते हैं कि यहां से यहां तक जाते समय, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक जाते समय कितने घंटे अगर मान के चलते हैं कि 6 से कितने घंटा का मान के चलो कि 6 से 12 घंटा, कितने घंटा, 6 से 12 घंटा। चलिए 6 से 12 घंटा जैसे जाते हैं होते हैं ना, तो ये जो आपको जो फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो उसका दीवार जो क्या हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। यानी 3 प्रकार का फेज काम कर देता है। कितने प्रकार का फेज हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिखने के प्रयास कर रहा हूं, वो 3 प्रकार का फेज कर देता है। यानी पहला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। दूसरा में क्या हो जाता है,
पहला में तो जब क्या होता है, जब फूल जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, थिंक हो जाता है, यानी थिंक का मतलब मजबूत हो जाता है। और उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या कर, इसको मिटा देते हैं समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, और तीसरा स्टेप में क्या करता है कि ब्लड फ्लो करने लगता है। क्या करने लगता है, ब्लड फ्लो करने लगता है, ध्यान दीजिएगा। क्या करने लगता है, ब्लड फ्लो करने लगता है, यानी कहने का मतलब जो होता है वो रक्त के साथ क्या कर जाता है, मिल जाता है। यानी जब ये 6 से 12 घंटे में क्रियाएं जो यहां से निकलने के बाद होते हैं, तो वो क्या काम कर देते हैं, ये जो फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और 3 प्रकार के थिंक करते हैं, सॉफ्ट थिंक और ब्लड फ्लो करने के काम करने लगता है, वो काम करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड जो होता है वो बाहर निकलने लगता है। क्या करता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है। अगर हम लोग है ना बात करेंगे थोड़ा सा टॉपिक को लेकर, कि अगर मान के चलिए कि बाहर जब निकलने लगते हैं, बाहर जब होने लगता है, तो इसमें क्या होता है, क्या हो जाएगा, एम्ब्रॉय क्या कर देगा, एम्ब्रॉय यानी क्या करेगा, एम्ब्रॉय जो करेगा आगे चल के जब ग्रो करेगा, क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो का मतलब समझ लो विकास, यानी ग्रोथ करेगा, क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो आगे चल के क्या बन जाएगा, यानी क्या बनेगा, यानी आपका शिशु या है ना बच्चा, है ना शिशु या बच्चा भी कह सकते हो, ये बच्चे के रूप में क्या करेगा, विकसित करेगा। यानी कहते हैं ना कि एम्ब्रॉय होकर बड़े होकर क्या करेंगे, वो बच्चे बनेंगे, और वो क्या करेंगे, बच्चे बनेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बच्चे बनने के बाद क्या होता है, इसमें जो होता है आगे चलकर किस में बदल जाएगा, प्लेसेंटा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, प्लेसेंटा में बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो आगे आगे चलकर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा में बदल जाएगा। और वही जो होता है क्रोनिकल जो होता है, क्रोनिक जो होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वही जो होता है क्रोनिक, क्या होता है, ठीक है। आपका हो गया क्रोनिक। क्रोनिक जो आगे जब विकास करेगा, यही क्रोनिक आगे जाकर ग्रो कर कर किसका करके, ग्रोथ करके, क्या करके, ग्रोथ करके क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा प्लेसेंटा बन जाएगा। क्या में चेंज हो जाएगा, प्लेसेंटा में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, प्लेसेंटा में। मुख्य रूप से ये समझना हम लोग को, इतना भी जो भी टॉपिक बात की है, ये सब मुख्य रूप से ये समझना है कि जब एम्ब्रॉय जो भ्रूण जब ग्रो करेगा तो वो क्या बनेगा, शिशु बनेगा। और है ना क्रोनिक जो ग्रो करेगा तो वो प्लेसेंटा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, प्लेसेंटा में बदल जाएगा। और वही जो क्रोनिक ब्लैक जो होता है, यूमनोटिक द्रव में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, गर्भाशय में जाकर घुल जाते हैं। ये पहला थिंक आप याद रखिएगा, यही पहला थिंक आपका है कि जब क्या करता है, एम्ब्रॉय जब होता है वो विकास करता है, ग्रो करता है, तो वो बच्चे के रूप में बदल जाता है। और जब जो होता है क्रोनिक जो होता है वो ग्रो करके किस में बदल जाता है, वो प्लेसेंटा में बदल जाता है, प्लेसेंटा में बदल जाता है। ये पहला याद रखिएगा। दूसरा टॉपिक में है कि अगर डेवलप करता है या डेवलप होगा, तो आगे चलकर क्या होता है, वो गर्भाशय में जाकर क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। जब आगे चलकर प्लेसेंटा से बन जाएगा, क्रोनिक जो होता है विकास करेगा, तो वो जाकर किस में घुस जाएगा, गर्भाशय में घुस जाता है। किस में घुस जाता है, गर्भाशय में जाकर घुस जाता है। यह पहला स्टेप याद रखिएगा। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि ये उसके बाद उसके हमारे शरीर के अंदर जो होता है एक प्रकार के विशेष प्रकार के क्या बनता है, हार्मोन बनता है। उसका नाम है ना HCG। उसका नाम है HCG। HCG हार्मोन बनता है। यानी HCG का मतलब होता है ह्यूमन क्रोनिक, है ना गुनोटिक हार्मोन में बदल जाता है। वो आगे जाकर वो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, यही आगे चलकर क्या करता है, यूरिया के रूप में भी क्या हो जाते हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं। इसमें यूरिया के रूप में हमारे शरीर से क्या हो जाते हैं, उत्सर्जन की क्रिया होने लगते हैं। और जब उत्सर्जन की क्रिया होने लगते हैं, जब ये कब, जब हमारा ध्यान दीजिएगा कि ये कब होने लगता है, कि जब हमारे गर्भाशय यहाँ पे जो होता है कि एम्ब्रॉय जब ग्रो करके शिशु बनाएगा, और उसके बाद क्रोनिक जो होता है वो आगे चल के प्लेसेंटा में बदल जाएंगे। और उसके बाद हमारे शरीर से क्या हो जाए, जब विकास करता है तो वो जाकर कहाँ हो जाते हैं, यानी गर्भाशय में चले जाते हैं, यानी बीच में चले आते हैं, गर्भाशय में यहां पर चले आते हैं। और उस जगह से हमारे शरीर से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है HCG। क्या नाम है, HCG। यानी HC का मतलब हो, तो एक गर्भाशय से होते हैं हमारे शरीर से यूरिया के रूप में भी आ जाते हैं। हमारे शरीर से किस रूप में आने लगते हैं, यूरिया के रूप से भी बाहर आने लगते हैं। जिसके कारण क्या होता है, निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि है ना शिशु को पता लगाया जाता है। यानी क्या होते हैं, यानी किट के माध्यम से क्या होते हैं, शिशु के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। क्या होता है ना, किट के द्वारा हम लोग शिशु को क्या करते हैं, पता लगाया जाता है, लगाया जाता है। प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। ये दूसरा टॉपिक में। अगर हम लोग तीसरा टॉपिक की अगर बात करते हैं, दो टॉपिक हुआ है। तीसरा टॉपिक में है कि अगर मान ली प्लेसेंटा जो बनते हैं वो मेल के जो होते हैं वो जीन के ऊपर आधारित होते हैं। यानी प्लेसेंटा तो यानी स्त्रियों में बनते हैं, फीमेल में बनते हैं, लेकिन वो बनने का महत्वपूर्ण योगदान किसके पास होता है, यानी मेल के प्लेसेंटा, यानी फीमेल में जो प्लेसेंटा बनते हैं वो मेल के जो होते हैं वो जीन पर आधारित होते हैं। है प्लेसेंटा जो होते हैं वो विकास करते हैं, वो किसके ऊपर आधारित रहते हैं, यानी मेल के जीन पर आधारित रहते हैं। वो आगे जाकर क्या करते हैं, प्लेसेंटा जो है अपना काम को करते हैं। या किसी किसी है ना ऐसे
किसी किसी के साइड में देखते होंगे कि प्लेसेंटा उखड़ जाते हैं, प्लेसेंटा जो होते हैं क्या हो जाते हैं, आगे चल के क्या हो जाते हैं, यानी कवर जाते हैं, कहते हैं प्लेसेंटा एब्रेक्शन कहते हैं, यानी प्लेसेंटा को कवरने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा एब्रेक्शन कहते हैं। जिसे जैसे ही प्लेसेंटा एब्रेक्शन हो जाते हैं तो उस गर्भाशय में जो शिशु बनते हैं वो शिशु गर्भाशय में ही क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। यानी अब इतने का मतलब हम लोग को समझ में आ गया कि अगर शिशु अगर गर्भाशय में यूट्रस ब्लैडर में अगर डेड हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि उस स्त्री के जो शरीर से जो आपका जो प्लेसेंटा है वो अपने जगह से क्या हो गया, हट गए हैं। जब हटने के कारण क्या होता है, उसके गर्भाशय में जो बन रहे शिशु क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। शिशु को क्या होना, डेड होना। अब मुख्य रूप से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर फिर से समझते हैं किसके बारे में, एंडोमेट्रियम, बायोमेट्रियम, मेजोमेट्रियम का। तो फिर से मैं है ना इसको क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम का है ना, एंडोमेट्रियम को लेकर चलते हैं। एंडोमेट्रियम इसमें मान के चलो कि एंडोमेट्रियम है हमारा, क्या है, एंडोमेट्रियम है, क्या है हमारा, एंडोमेट्रियम है। तो एंडोमेट्रियम को लेकर चलते हैं। तो एंडोमेट्रियम में अभी हम जैसे बताइए, एंडोमेट्रियम किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, फीमेल में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं, फीमेल में, ध्यान दीजिएगा। तो फीमेल में जो अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि देखिएगा कि एंडोमेट्रियम जो होता है वो 3 प्रकार के फेजेस क्रिया करता है। पहला जो होता है वो क्या होता है, हमारा सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दूसरा में क्या होता है, हमारा थिंक होता है, क्या होता है, थिंक होता है। तीसरा में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, क्या होता है, ब्लड फ्लो करने लगता है, यानी क्या होने लगता है, ब्लड फ्लो करने की क्रिया करने लगते हैं। ठीक है, तो इतना कब होता है, ये क्रियाएं जब चलता है तब, यानी 6 से 12 घंटे की क्रिया के बाद क्या होता है, तीनों सॉफ्ट थिंग और ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ध्यान देना है कि मान के चलो कि कोई अगर नॉन है ना प्रेग्नेंट में, दोनों को हम लेकर आप लोग को बताते हैं ना, बता देते हैं कि अगर मान के चलो कि कोई भी अगर मान लिया जाए कि नॉन प्रेग्नेंट है, क्या है, नॉन प्रेग्नेंट की बात कर दें, तो नॉन प्रेग्नेंट में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि मान के चलो कि हमारे शरीर से जो है ओवम निकला, क्या निकला, ओवम निकला है, ओवम निकला है, क्या निकला है, ओवम निकला है। तो ओवम जो होता है ऐसे जो होते हैं ग्रो कर, ध्यान दीजिएगा हम फिर से बता देते हैं, यानी 12 से लेकर ऐसे तो 72 यानी 48 घंटा ही लेकर बात करते हैं, कितने, 48 घंटा तक। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, जो कौन होते हैं, जो नॉन प्रेग्नेंट होते हैं, जो है ना नॉन प्रेग्नेंट होते हैं, तो उसमें ओवम जो होता है वो 12 से लेकर 48 घंटे में क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी कितने घंटे में, 12 से लेकर ऐसे 72 घंटा होता है, लेकिन 48 घंटे के यानी 72 से 48 घंटे के बीच क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, डेड हो जाते हैं। और वो क्या करता है कि उसी डेड ओवम को क्या करता है कि ध्यान दीजिएगा कि 13 से 14 दिन तक क्रियाओं को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी पूरे से क्या करता है, एक जगह करता है, क्या करता है, एक जगह कर देता है, यानी इकट्ठा करता है। यानी कौन सा है कि इसके बाद जो डेड सेल जो होता है, ठीक है, वो डेड सेल को क्या करता है, ध्यान दीजिएगा कि वही डेड सेल को क्या करता है, जैसे हम लोग बात करते हैं डेड सेल का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डेड सेल क्या करता है, तो डेड सेल में 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। डेड सेल में कौन कौन होते हैं, दो गो होते हैं। पहला जो होता है हमारा जो से जो सबसे पहला जो निकलेगा वो हमारे शरीर से जितने भी डेड सेल जो था वो क्या हो जाएगा, वो एक जगह जमा होगा। और कौन सा जमा होगा, जो है ना एंडोमेट्रियम, क्या है, इंडोमेट्रियम में जो था वो मरे हुए जो सेल्स बच गया था, क्या हुआ था, मरे हुए जो सेल्स था वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों आपस में मिलकर किसके रूप में करेगा, ब्लड फ्लो करने लगेगा, क्या करने लगेगा, ब्लड फ्लो करने लगेगा। जो क्रिया कितने दिन के रूप में रहेगा, वो 28 डे के रूप में रहेगा, कितने डे में, 28 डे में। ठीक है, यानी अब कहने का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा कि अगर जो व्यक्ति है ना फीमेल अगर नॉन प्रेग्नेंट रहते हैं तो उनके जो शरीर से जो होते हैं, उनके शरीर से जो होते हैं डेड सेल निकलते हैं, और प्लस में कौन निकलते हैं, जो एंडोमेट्रियम का डेड सेल होता है वो दोनों बाहर निकलते हैं, क्या होते हैं, वो दोनों बाहर निकलते हैं। बात समझ रहे हैं ना कि क्या होते हैं, दोनों जब बाहर निकलते हैं, ठीक है। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यही क्रिया हमारा क्या है कि आवर्त चक्र के समय वो 2 सेल निकलते हैं, एक जो होता है डेड सेल और एक जो होता है एंडोमेट्रियम का डेड सेल, दोनों बाहर निकलते हैं, ब्लड फ्लो करने लगते हैं। लेकिन नसबंदी के हमारा मुख्य रूप टॉपिक था कि क्या नसबंदी करने के बाद भी ये जो होते हैं, ये जो क्रिया चलते हैं या नहीं चलते। तो हाँ ध्यान दीजिएगा, तब पर भी क्या होते हैं, क्रियाएं चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको भी नजर घुमाइएगा कि जब अगर स्त्री अगर मान लो फीमेल के जब आवर्त जो है क्रियाएं जब होगा तो उसके शरीर से 2 है ना 2 सेल निकलेंगे। पहला तो हमारे शरीर का डेड सेल, दूसरा जो हो जाएगा एंडोमेट्रियम का डेड सेल, 2 चीज मिलेंगे। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा कि जब नसबंदी की जो क्रिया होता है तो फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो काट जब दिया जाता है तो यहां पर देखिएगा कि जब ओवम यानी क्या है, यानी अंडाशय से जब ओवम निकलेगा, अंडाणु निकलेगा, तो इस जगह पर ही क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और नष्ट होंगे। और लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो इधर से जो बना था इसमें जो एंडोमेट्रियम का जो यहाँ पर जो ओवम जो बनेगा, इस साइड बना देते हैं हम लोग, इस ये यहाँ पर बनेगा, इस पे बनेगा। तो ये क्या करता है कि धागे नुमा जो संरचना जो होता है, इस प्रकार से धागे नुमा संरचना होता है। तो ये तो यहाँ से तो यानी एड जो
आपका जो अंडे जो है वो तो आया नहीं, लेकिन यहां से अब जो होगा वो क्या रहेगा, एंडोमेट्रियम वाला रहेगा। क्या रहेगा, एंडोमेट्रियम। तो उस समय जो होता है वो पीरियड का जो क्रिया होगा, नसबंदी के बाद जो होगा, तो उसमें एग सेल नहीं होते हैं। उसमें जो होता है, यानी जो डेड सेल जो है वो कौन सा सेल है, एग सेल है। कौन सा सेल है, एग सेल। यानी डेड जो मरा हुआ जो सेल है वो अंडे का सेल है। लेकिन जब नसबंदी हो जाता है तो है ना, पीरियड के समय जो अंडे का सेल होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, लेकिन वो कौन सा सेल्स आते हैं, मरे हुए सेल्स, एंडोमेट्रियम जो सेल्स होते हैं वो ब्लड के रूप में हमारे शरीर से क्या होते हैं, उत्सर्जन होते हैं। क्या होते हैं, उत्सर्जन होते हैं। सिर्फ एक ही सेल बाहर हमारे शरीर से बाहर निकलता है, वो सेल क्या होता है, एंडोमेट्रियम का डेड सेल। ठीक है। लेकिन अगर नॉन प्रेग्नेंट वाले जो होते हैं, फीमेल जो होते हैं, उसमें से दो सेल बाहर निकलते हैं। पहला जो एक जो डेड सेल होता है, दूसरा जो होता है एंडोमेट्रियम का डेड सेल होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, नसबंदी करने वाला होने के बाद भी ये पीरियड का क्रिया होता है। और दोनों में फर्क ये होता है कि अगर नहीं होता है तो दोनों उत्सर्जन होते हैं, और अगर नसबंदी हो जाते हैं तो एंडोमेट्रियम का क्या होते हैं, डेड सेल हमारे शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं।